विलयन, जिसमें हम पहले तो विलयन से परिचित होंगे, उसके बाद विलयन की सांद्रता के बारे में जानेंगे, फिर विलेयता, उसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य मोलर द्रव्यमान, फिर आदर्श व अनादर्श विलयन, फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे विलयन क्या होता है। विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, विलेय व विलायक। विलेय व विलायक होते क्या हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि विलेय क्या होता है। जैसे हम चीनी का शरबत बना रहे होते हैं तो चीनी क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, पानी में चीनी क्या होता है, घुल जाता है। तो जो चीज़ घुलता है उसे विलेय कहा जाता है, और जो चीज़ जिसमें घुलता है उसको विलायक कहा जाता है। ठीक है, कि अब कह रहे हैं कि विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके अवयव अलग अलग ना दिखें, यानी विलेय और विलायक अलग अलग ना दिखें। यदि हम चीनी को पानी में घोल देते हैं तो क्या होता है, विलेय यानी चीनी और विलायक या पानी, ये दोनों अलग अलग ना दिखकर बल्कि एक ही प्रकार के दिखने लगते हैं। अब हम देखते हैं विलयन चार प्रकार के होते हैं। पहला है तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन और चौथा है अति संतृप्त विलयन। तो पहले हम ये जानेंगे कि तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा न्यूनतम होती है। जैसे हमें एक गिलास शरबत बनाना है चीनी का, तो उसमें क्या हुआ कि एक गिलास पानी में हम एक चम्मच या एक चम्मच से भी बहुत कम मात्रा चीनी की डाल दिए, तो जो विलयन बनेगा वो तनु बनेगा, यानी विलेय की मात्रा इसमें बहुत ही कम होगी। उसके बाद आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है वो अधिकतम होती है, यानी यदि हम गिलास में पानी जो भरा हुआ है उसमें चीनी की मात्रा डालते जाएं, यानी जितना अधिक डाल सकें या उसमें घोल सकें, तो विलयन कहेंगे कि ये सांद्र है। उसके बाद आता है संतृप्त विलयन। अधिकतम मात्रा में जो विलायक में घुल सके। अब एक गिलास पानी है, उसमें हम जितनी मात्रा में चीनी को घोल सकते हैं, यानी वो निश्चित बिंदु जिससे ज़्यादा चीनी या जो भी विलायक हो अब नहीं घुल सकता, तो उस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार फिर से जानते हैं संतृप्त विलयन। जैसे हमें एक कटोरी ले लेते हैं और उसमें चीनी को घोलना है हमको, तो चीनी को तब तक हम उसमें डालेंगे जब तक चीनी का घुलना बंद ना हो जाए, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। एक समय आएगा जब चीनी डालते रहेंगे और चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो इस प्रकार विलयन जो बनेगा वो संतृप्त विलयन होगा। उसके बाद अगला आता है विलयन अति संतृप्त विलयन। अब अधिकतम से भी अधिक, अभी संतृप्त में देखा कि चीनी की मात्रा क्या थी, अधिकतम थी, लेकिन जब चीनी की मात्रा अधिकतम से भी अधिक हो जाती है, यानी घुलने के बाद भी उसमें हम चीनी डाल देते हैं, तो वो जो विलयन बनता है वो अति संतृप्त विलयन होता है। उसके बाद पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन को 9 प्रकार होते हैं। पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। पहले पदार्थ की अवस्था हम जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो पहले विलायक और विलेय हम जान चुके हैं। अब देखेंगे विलायक यदि ठोस है और विलेय भी ठोस है, तो ऐसे में जो हमारा विलयन बनेगा वो मिश्र धातुएं ही हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकती हैं? यदि विलेय और विलायक दोनों ठोस हैं तो मिश्र धातुएं होंगी। जैसे हम बहुत सारी धातुओं का उपयोग करते हैं, तो उन धातुओं में क्या होता है, कई सारे धातु मिले होते हैं, यानी जो विलायक होता है और जो विलेय होता है दोनों ठोस होते हैं। अब अगला देखते हैं कि ठोस में द्रव, यानी विलायक ठोस है और उसमें द्रव मिला हो। अब पारा क्या है, एक द्रव है जो जिंक में घुला हुआ है। ठीक है, पारा क्या है,
एक द्रव धातु है, लेकिन जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठोस में या जिंक में घुला हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, ये ठोस में द्रव का विलयन है। अब ठोस में गैस का विलयन देखेंगे तो ठोस में गैस के विलयन का जो उदाहरण है वो पैलेडियम धातु है, यानी Pb में H2, लेड में H2 यानी हाइड्रोजन गैस। 4th नंबर आता है द्रव विलायक और विलेय जो है वो ठोस हो, द्रव विलायक हो और विलेय क्या हो, ठोस हो। तो ऐसे में जो विलयन होता है वो जल में लवण या शर्करा का विलयन, जैसे अभी हमने चीनी और जल का उदाहरण दिया था, वहाँ विलायक क्या था, द्रव यानी जल था, और विलेय चीनी यानी ठोस था। उसके बाद 5वां नंबर आता है द्रव विलायक हो और विलेय भी द्रव हो, तो ऐसे अल्कोहल का जलीय विलयन, ऐसे में अल्कोहल का जलीय विलयन, इसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में ही रहते हैं। 6th आता है द्रव विलायक में गैस विलेय। ठीक है, ये सोडा वाटर की बोतल में CO2, सोडा वाटर या जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें क्या होता है, CO2 गैस होती है। तो विलायक क्या होता है, द्रव होता है, और गैसें क्या होती हैं, गैसें विलेय होती हैं जो द्रव में घुली हुई होती हैं। फिर आता है 7th, जिसमें गैस विलायक होता है और विलेय क्या होता है, ठोस होता है। गैस 7th नंबर पे क्या होता है, गैस जो है ये विलायक का काम करती है और ठोस ये विलेय का काम करती है। वायु में कपूर या धुआं ये सब क्या हैं, ये गैस विलायक में ठोस विलेय के उदाहरण है। 8th नंबर क्या है, गैस में द्रव का विलयन हम देखते हैं, कोहरा या धुंध, ये गैसों में क्या होता है, द्रव का विलयन, द्रव यानी वाष्प रूप में जो भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, गैस विलायक में द्रव विलेय है। 9th नंबर आता है विलायक और विलेय दोनों गैस होते हैं। वायुमंडल की सभी गैसें क्या हैं, एक दूसरे में मिली हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं विलयन की सांद्रता। ये विलयन की सांद्रता क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। ठीक है, सांद्रता क्या है, विलेय की वह मात्रा है, सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। कहने के तात्पर्य है, यदि कोई विलयन है तो उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है यह हम जानते हैं सांद्रता के द्वारा, और इसी को ही सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को मापने के लिए निम्न इकाइयाँ होती हैं। सांद्रता को हम मापेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास कई सारी इकाई हैं। तो पहले हम इकाई को हम देखते हैं मोलरता। पहली इकाई क्या है, मोलरता। ठीक है, मोलरता ये सांद्रता की इकाई है। मोलरता की परिभाषा क्या है, मोलरता समझते हैं हम कैसे, इसको देखते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता को मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। मोलरता यदि निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होता है। और विलेय के मोल को हम बदल सकते हैं विलेय के ग्राम में मात्रा या विलेय का अणुभार। विलेय की ग्राम में मात्रा और इसमें कितना अणुभार है, इन दोनों का अनुपात ही हम मोल के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब विलेय के मोल को हम विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार के रूप में लिख लिए, और उसके बाद यहाँ पर हम पुनः गुणे करके 1 बटे विलयन का आयतन लीटर में लिख लिए। ठीक है, जो विलयन का आयतन लीटर में नीचे था वो इसी को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एक सूत्र के फॉर्म में, m = स्मॉल m अपॉन W इंटू 1/v, जहाँ m कैपिटल M क्या है, मोलरता, स्मॉल m क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, और W क्या है, विलेय का अणुभार। उसके बाद 1/v क्या है, विलयन का आयतन लीटर में।
अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 5 ग्राम मोल, GM लिखा है इसका मतलब ग्राम मोल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने 450 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। हमें मोलरता निकालनी है किसकी, 5 ग्राम मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने 450 ml विलयन की मोलरता निकालनी है हमको। हल देखते हैं इसका क्या है। पहले हम देखते हैं कि NaOH की मात्रा क्या है। NaOH की मात्रा जो है वो 5 ग्राम है और NaOH का अणुभार कितना है, वो 40 है। ठीक है, NaOH का अणुभार कितना होता है, 40 होता है। अब विलयन का आयतन 450 ml है, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम लीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 450/1000 लीटर बराबर 9/20 लीटर, ये लीटर में चेंज हुआ। अब हमारे पास मोलरता की जो फॉर्मूला थी, m इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन डब्लू इंटू 1/v, v क्या था, लीटर में था। अब हमें पता है m क्या था, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम थी। ठीक है, ग्राम मोल, तो 5 विलयन का अणुभार जो था वो 40 था। ठीक है, तो विलयन का अणुभार 40 हमने लिख दिया, इसको गुणा कर दिया किससे, ये आयतन से। यहाँ 1/v लिखा था, तो ये 1/v जो था, v क्या था, वो 9/20 था, तो 1/v करेंगे जब, तो ये 20/9 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे, ठीक है, हल करने के बाद 5/18 यानी 5/18 आएगा। ठीक है, 5/18 यानी 5 को 18 से भाग देंगे तो 0.27 मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सांद्रता को मापने की अगली इकाई है मोललता। अभी तो हमने मोलरता देखी, उसके बाद क्या देखते हैं, मोललता। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, मोलरता में क्या था, वो 1 लीटर यानी एक निश्चित मात्रा में था। ठीक है, यहाँ 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता को मोल पर केजी से व्यक्त किया जाता है और मोलरता को मोल पर लीटर से व्यक्त किया जाता है। ये अंतर भी आपको ध्यान रखना है। अब मोललता बराबर लिखते हैं विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा केजी में। वहाँ विलायक का आयतन होता था, यहाँ विलायक की मात्रा यानी किलोग्राम में होगी। ठीक है, उसके बाद मोललता को हम क्या लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, यानी मोल को हमने ग्राम प्रति अणुभार में बदल लिया, फिर इसको गुणा कर दिया कितने से, 1/, विलायक की मात्रा जो केजी में थे। इसको हम फार्मूले में लिख लिए m। मोलरता को हमने कैपिटल M से लिखा था और मोललता को स्मॉल m से लिख रहे हैं। चूँकि यहाँ विलेय का ग्राम में मात्रा भी स्मॉल m से, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विलेय का अणुभार ये W से व्यक्त किया है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/m, यानी 1 विलायक की मात्रा जो कि किलोग्राम है। अब इस फार्मूले का उपयोग करके, यानी मोलरता का उपयोग करके, हम कुछ यौगिकों के मोललता को निकालते हैं। ठीक है, ये मोललता का फार्मूला है। अब क्वेश्चन हमारे पास है एक, 7.8 ग्राम बेंजीन से बने 342 ग्राम मोल विलयन की मोललता क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे बेंजीन की मात्रा 7.1 ग्राम मोल है, बेंजीन की मात्रा 7.8 ग्राम मोल है और बेंजीन का अणुभार कितना है, 78। बेंजीन का अणुभार जो होता है वो 78 होता है। विलयन की मात्रा हमें पता है 342 ग्राम है। विलायक, विलायक क्या होता है, विलयन माइनस विलेय, यानी विलयन से यदि हम विलेय को निकाल लें, विलयन से यदि हम विलेय को निकाल दें तो हमें विलायक पता चल जाएगा। तो 342 क्या था, ये टोटल विलयन था। उसके बाद 7.8 ग्राम मोल क्या था, ये था विलेय यानी कि बेंजीन। इससे विलयन से हम विलेय को निकाल दिए तो 334.2 ग्राम मोल क्या बचा, ये बचा विलायक। ठीक है,
अब हमें मोललता ज्ञात करनी है। मोललता, ये फार्मूला मोललता का होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, उसके बाद गुणे में 1 विलायक की मात्रा। यहाँ मोलरता बराबर लिखेंगे, मोलरता बराबर 7.8, जो ये था विलेय की ग्राम में मात्रा, और W यानी 78 विलेय का अणुभार इंटू 1000 यानी 1000 बटे 334.2। ये 1 था, पहले क्या किए, जो ग्राम मोल में था इसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, और जब 1000 से भाग देंगे तो ये ग्राम जो है 334.2 बटे 1000 होगा, लेकिन यहाँ पहले से ही 1/m लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1000 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 बटे 3342। ठीक है, 1000 इसको सॉल्व करने के बाद m यानी मोललता बराबर हो जाएगा 1000 बटे 3342। जब 1000 को 3342 से भाग देंगे तो मोललता बराबर आ जाएगा 0.33 मोल। मोललता पर आधारित एक और प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न है 20% ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोललता क्या होगी। अब यहाँ पर केवल दिया है 20% ग्लूकोज का जलीय विलयन। ठीक है, माना विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, ग्राम मोल है। ठीक है, विलयन की मात्रा जो कुल जलीय विलयन है वो कितना है, 100 ग्राम मोल है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, वो 20 ग्राम मोल है। ठीक है, तो विलायक क्या हो जाएगा, विलयन से हम विलेय को घटा देते हैं तो हमें विलायक पता चल जाएगा, यानी विलायक बराबर 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम इज इक्वल टू 80 ग्राम मोल। ग्लूकोज का अणुभार जो होता है वो 180 होता है। अब मोललता हमें पता है। ठीक है, m/W इंटू 1/M। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/20/180 गुणे 1000/80 बराबर, जब इसको हल करेंगे तो ये 25/18 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को 18 से जब हम भाग देंगे तो मोललता बराबर आ जाएगा 1.3 मोल। मोललता पर आधारित एक प्रश्न को और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में प्रदूषित जल से हानिकारक क्लोरीन गैस के कारण कैंसरजन्य होने की सीमा 10 ppm है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। एक निश्चित क्षेत्र में प्रदूषित जल से हानिकारक क्लोरीन गैस के कारण कैंसरजन्य यानी कैंसर से घिरे होने की सीमा जो है 10 ppm पार्ट पर मिलियन। ppm को पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। ठीक है, 10 ppm है, तो विलयन की मोललता क्या होगी, ये हमें निकालना है, विलयन की मोललता। ठीक है, माना विलयन बराबर 10⁶ ग्राम मोल। ये 10⁶ मोल, यानी जो ये मिलियन है, मिलियन को हम 10⁶ से डिनोट करते हैं, 10⁶ को ही 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, ये ग्राम मोल में है। विलेय क्या है, वो 10 ग्राम मोल है। ठीक है, विलायक कितना हो जाएगा, विलायक के लिए क्या करेंगे, विलयन से हम विलेय को निकाल देते हैं। ठीक है, विलायक से विलायक को निकालने के लिए विलयन से हम विलेय को निकाल देते हैं। तो विलयन क्या था, 10⁶ था, और इसमें से जो विलेय था वो 10 था। जब हम 10⁶ से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99999 इंटू 9999990। ठीक है, मतलब जितना भी आप गिन सकें ग्राम मोल। क्लोरीन का अणुभार बराबर 71। क्लोरीन का अणुभार कितना होता है, 71 होता है। अब इसकी मोललता निकालने के फार्मूले में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, मोललता निकालने का फार्मूला ये जिसे आप जान रहे हैं। m क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, और W क्या है, विलेय का अणुभार, और ये विलयन का आयतन जो है किलोग्राम है।
बिलियन की मात्रा है, ठीक है, किलोग्राम में। उसके बाद क्या रखते हैं 10/71 इंटू 1000। 1000 क्या किया गया है, ये जो ग्राम में था, ये जो ग्राम में था इसको फिर से हमने किलोग्राम में चेंज किया है और 1000 से भाग दिया है। अब 1000 से भाग देंगे तो ये पहले से 1 के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा मोललता बराबर 1000 बटे इतना 70999929। जब 1000 को इतने से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा मोललता बराबर 0.001 मोल। हमने सांद्रता की 2 यूनिट पढ़ी, मोलरता और मोललता। इसके बाद हम जानते हैं कि मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है। हमें यह जानना है कि मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। क्या है, किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। अब इसको यक्स या जाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या है, अवयवों के मोल, ठीक है, उपस्थित अवयव जितना है उसके बाद कुल मोल, ठीक है, उस विलयन में जो कुल मोल हैं और किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल और विलयन का कुल मोल, ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल भिन्न या मोल अंश। अब एक प्रश्न इस पर हम सिद्ध करते हैं, ठीक है, एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि विलयन की मोल भिन्न का मान इकाई होता है। विलयन की मोल भिन्न यानी मोल भिन्न जो अभी हमने निकाला है इसका जो मान होता है वो यूनिट होता है, इकाई होता है। तो पहले क्या करते हैं, माना विलेय के मोल Na है, विलेय के मोल जो विलेय जो यानी घुला हुआ उसका मोल Na है, विलायक का मोल क्या है Nb है, तो कुल मोल कितना हो जाएगा Na प्लस Nb, ये कुल मोल हो गया। अतः विलेय की मोल में मोल भिन्न, अतः विलेय की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, विलेय यानी XA का मोल भिन्न, ठीक है, वो Na डिवाइडेड बाई या Na बटे Na प्लस Nb। क्यों, क्योंकि इसका मोल भिन्न का जो मोल भिन्न का फार्मूला होता है अवयव का मोल बटे कुल मोल। तो अवयव क्या है, यह अवयव यहाँ विलेय है, विलेय का जो मोल है वो Na है, ठीक है, और कुल मोल कितना है Na प्लस Nb है, ये XA हो गया। उसके बाद विलायक की मोल भिन्न, विलायक यानी B, XB का मोल भिन्न क्या होगा Nb यानी विलायक का मोल और बटे कुल मोल। तो XA और XB हमें यहाँ से पता चल गया। विलयन की मोल भिन्न, ठीक है, विलयन की मोल भिन्न, अभी तो हमने विलेयक विलेय और विलायक का मोल भिन्न निकाला, अब विलयन का मोल भिन्न निकालते हैं। तो विलयन का मोल भिन्न जो होगा वो विलायक के मोल प्लस विलायक का मोल भिन्न और विलेय का मोल भिन्न दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये क्या है, विलेय का मोल भिन्न है और XB क्या है, विलायक का मोल भिन्न है, दोनों का योग करेंगे तो विलयन का मोल भिन्न हमें प्राप्त होगा। अब टोटल मोल भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, जो विलेय का मोल भिन्न है, ठीक है, और उसमें विलायक के मोल भिन्न का योग कर देंगे इस समीकरण में, ठीक है। फिर क्या होगा, x बराबर Na प्लस Nb बटे Na प्लस Nb, जो कट के यानी डिवाइड होकर केवल 1 बचेगा। यानी इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर Na प्लस Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 आ गया, ठीक है, x बराबर 1 आ गया। यदि हम x बराबर 1 इस समीकरण में रख दें तो हम इस समीकरण को इन दो फॉर्म में यानी x बराबर XA बराबर 1 माइनस XB या XB बराबर 1 माइनस XA। XA क्या है, ये विलेय के मोल भिन्न है और ये विलायक का मोल भिन्न है, यानी विलेय का मोल भिन्न बराबर 1 माइनस विलायक का मोल भिन्न या विलायक का मोल भिन्न बराबर 1 माइनस विलेय का मोल भिन्न।
इस पर आधारित हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20% सुक्रोज के जलीय विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न बताइए। 20% सुक्रोज के जलीय विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न बताइए। इसको हल करेंगे। सुक्रोज के मोल यानी 20/342 बराबर 10/171 मोल। जल के मोल 80/18 बराबर 40/9 मोल। कुल मोल कितना हो जाएगा, इन दोनों मोलों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 10/171 प्लस 40/9 बराबर यह हो जाएगा 6930/1539। अब सुक्रोज यानी सुक्रोज का जो ये मोल भिन्न है वो क्या हो जाएगा, 10/171 कुल बटे, ठीक है, 6930/1539। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9/693 यानी वो 1/171। तो ये जो जल का मोल भिन्न होगा ये आ जाएगा 1 - 177 यानी 1 - 1 ऋण 177। तो x या जल का मोल भिन्न कितना आ जाएगा, 76/77। इसके बाद देखते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होती है, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है। विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, अब प्रतिशतता बराबर क्या, विलेय का भाग यानी विलयन में विलेय का कितना भाग है और विलयन का कुल भाग। ठीक है, इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशतता हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर हम देखते हैं पीपीएम। पीपीएम का पूरा नाम हम बता चुके हैं आपको, पार्ट पर मिलियन। विलेय पार्ट पर मिलियन होता क्या, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁻6 भार भाग में उपस्थित हो। यानी विलयन का अगर 1 मिलियन भार भाग है तो उसमें जो विलेय का भाग उपस्थित होगा उसे पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन कहेंगे। यानी 1 मिलियन का 1 पार्ट। ठीक है, जितना भी पार्ट विलेय होगा उतना ही उस बिलियन का पार्ट पर मिलियन कहेंगे। ठीक है, जैसे पार्ट पर मिलियन यानी बिलियन का भाग बटे बिलियन का विलेय का भाग बटे बिलियन का भाग गुणे 10⁻